हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हॉल ऑफ फेम में एक और महापुरुष का आगमन हो चुका है। महापुरुष जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल एक हाईली टैलेंटेड और एजुकेटेड दलित लीडर थे जो ईस्ट बंगाल से आते थे। उनकी भूमिका के बगैर बाबा साहब का इतिहास अधूरा रहेगा और जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में जो जानकारी हमें होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। मुझ जैसे व्यक्ति को हाई स्कूल में ही बाबा साहब का नाम जिस दिन आया तो जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में भी थोड़ी जानकारी मुझे हो जानी चाहिए थी। हमारे सीनियर्स ने और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के दलित राइटर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और इसलिए हमें दलित हॉल ऑफ फेम बनाना पड़ रहा है और एक दलित इतिहास की एक आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। आप कृपया कल्पना कर लीजिए, जस्ट थिंक, अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंच पाते तो कैसा हमारा संविधान होता, कैसा हमारा फ्यूचर बना होता। ठीक वैसे ही जैसे अगर महात्मा मैकाले भारत में नहीं आए होते तो कैसा भारत रहा होता और उसमें अनटचेबल्स की सिचुएशन क्या होती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1942 में ही, वैसे तो 1932 में ही एक बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह कन्विंस कर दिया कि अनटचेबल्स एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत में और अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है। और इनकी लड़ाई महात्मा गांधी से हो गई। वह महात्मा गांधी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, उन महात्मा गांधी को डॉक्टर अंबेडकर ने हिला दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उनकी मानी गई। महात्मा गांधी को आमरण अनशन पर जाना पड़ा। बाबा साहब की प्रसिद्धि बढ़ती गई थी और 1942 में 1942 में लिनलिथगो की कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर को जगह मिली। भारत के ज्ञात इतिहास में मेरे असेसमेंट में गुरु रविदास ने जो काशी के पंडितों को
पराजित किया था शास्त्रार्थ में, और वहाँ के राजा ने इनको अपनी रथ पर बैठाकर काशी की गलियों में घुमाया था। उसके बाद सबसे दूसरी बड़ी घटना है जब एक अनटचेबल को ब्रिटिश इंडिया की कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिला, और जो ब्रिटिश कैबिनेट में बैठते थे। पर उससे भी बड़ी बात होना बाकी थी। भारत का संविधान भी डॉक्टर अंबेडकर को लिखना था। डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन यात्रा में देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कांग्रेस के साथ संघर्ष में बीता। वो कांग्रेस से संघर्ष भी करते थे और कांग्रेस से निगोशिएट भी करते थे। कांग्रेस के साथ बाद में उन्होंने कोऑपरेट भी किया। तो कैबिनेट प्लान के अनुसार भारत को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी और एक संविधान बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह कन्विंस करना था कि जी हाँ, हम देश के लिए एक नया संविधान बनाने में सक्षम हैं और हम यह देश चला सकते हैं। तो संविधान सभा, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना था 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 389 सदस्य थे, 389। और आपको यह जानना चाहिए, या शायद कुछ लोग जानते भी हों, कि जिस तरह से आज का राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, जिस तरह से राज्यसभा बनती है, लगभग उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव होना था। जो स्टेट प्रोविंसेस थे, उसमें जीते हुए जो एमएलएज थे, उनको अधिकार था अपने यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुनकर भेजने का। मेरी जानकारी के अनुसार उस समय 1946 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी बाबा साहब की पार्टी का या तो कोई भी सदस्य नहीं था या इतने सदस्य नहीं थे जो बाबा साहब को चुनकर राज्यसभा चुनकर संविधान सभा में भेज सकते थे। पता नहीं किस वजह से कांग्रेसी बहुत भयभीत से डॉक्टर अंबेडकर थे कि पता नहीं डॉक्टर अंबेडकर इसमें आ गए तो क्या हो जाएगा, कौन सा इम्पैक्ट वो डाल जाएंगे। आज के हिसाब से एक बहुत बड़े बहुजन लीडर जो गुजरात से आते थे, वल्लभ भाई पटेल, जो जानकारी है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, पर सामान्य इम्प्रेशन ये है कि सरदार वल्लभ पटेल ने यह ठान लिया था कि अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम घुसने नहीं देंगे। और महाराष्ट्र से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बाबा साहब के दरवाजे बंद हो चुके थे। तब आशा की एक नई किरण आई जब बाबू जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनका जन्म 1904 में हुआ था, जिनकी डेथ 1968 में हुई, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल की स्टेट इकाई को स्थापित करने में बाबा साहब की मदद की थी। और बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ किया और अपनी विद्वता से उनकी ख्याति
बढ़ गई। प्रैक्टिस करने के बजाय या जज बनने की बजाय मंडल साहब ने दलित समाज के लिए काम करने की ठान लिया। और जब उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं आ पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने न्योता दिया कि वह उनके यहाँ आ जाएं, और वहाँ से उन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग से बाबा साहब की सीट जितवाई और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। योगेंद्रनाथ मंडल का यह विश्वास था कि मुस्लिम लीग या मुस्लिम और दलित अगर एक मिल जाएं, जिनकी पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल में बहुत अच्छी थी, तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान, भारत का बंटवारा हो रहा है और पाकिस्तान एक अलग देश बन रहा है, तो उन्होंने दलितों से अपील की कि आप पाकिस्तान छोड़कर इंडिया मत आइए, यहाँ हिंदू समाज का वर्चस्व है, आपको यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व होगा। और वो खुद पाकिस्तान चले गए। और आप सबको मालूम ही होगा कि ख़ास तौर से आपके लिए मेरिट का जो आर्गुमेंट बनाना पड़ता है कि आज़ाद पाकिस्तान और आज़ाद भारत दोनों ही देशों के कानून मंत्री अनटचेबल्स थे। बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून और श्रम मंत्री बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का लॉ मिनिस्टर बनाया गया इंटरिम गवर्नमेंट में। और यह कितने बड़ी बात है। हमें अगर हमारा इतिहास लिखा गया होता तो हमें हाई स्कूल में ही बता दिया गया होता, या जब हम दिल्ली 1980 में पढ़ने आए एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए, तो भी हमें यह नहीं पता चल पाया कि आज़ाद भारत और आज़ाद पाकिस्तान के दोनों ही देशों के लॉ मिनिस्टर दलित थे। खैर, इतिहास हम सब जानते हैं। जब पार्टीशन हो गया तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में चला गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 लोगों की थी, वह घटकर 299 लोगों की रह गई। और इसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, यानी 69%, यानी 70% के आसपास कांग्रेस के ही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स बने। तो अब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन कुछ इंटरेक्शंस में ही बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व इतना मैग्नेटिक था, इनकी मैग्नेटिक पावर इतना स्ट्रांग था कि पूरी असेंबली को जैसे कि इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, और तमाम लोगों के बीच ये बात फैल गई कि इतने बड़े देश में इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी आइडियोलॉजीज हैं, डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स फूड हैबिट्स हैं, डाइवर्स क्लाइमेट्स हैं। इसको, इन सबका अगर कोई एक व्यक्ति रिकन्सिलेशन कर सकता है तो वह योग्यता डॉक्टर अंबेडकर में है। और फिर कांग्रेसियों का मन बदला, और यह भी कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को यह आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी बाबा साहब को महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर भेजा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मेरी रिसर्च जारी है, राहुल नागपाल साहब ने मुझे कुछ हिंट दिया है। हम उस महापुरुष जिसने
अपनी सीट किसी भी वजह से बाबा साहब के लिए छोड़ी है, उसको भी हम अपने हॉल ऑफ फेम में लाएंगे, क्योंकि हॉल ऑफ फेम का एक मकसद है भारत में दलित इतिहास की फाउंडेशंस को रखा जाए और अपना इतिहास जो कि व्यापक है तो व्यापक ढंग से अपनी आने वाली जनरेशन्स को इसको प्रस्तुत किया जाए। हमें हमारे समाज को दुख तो झेलने ही पड़े हैं हजारों सालों से, लेकिन हमारे समाज में विद्रोही भी हुए हैं, क्रांतिकारी भी हुए हैं, विजेता भी हुए हैं, और हमारे बाबा साहब के इस यात्रा में, संघर्ष यात्रा में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि दलित, जब हम बचपन में, जब हम पैदा हुए, होश संभालने लगे, तो दलितों के बारे में एक चीज़ काफ़ी मशहूर थी कि दलित जो है कितनी भी मजबूरी में भीख नहीं मांगता, चोरी नहीं करता, और दलित महिलाएं चाहे 12 घंटे काम करना पड़े वैश्यावृत्ति नहीं करती हैं, और दलित को अगर कोई एक गिलास पानी दे दिया तो उसके बदले दलित एक गिलास खून देना, यहाँ तक कि जान भी दे सकता था। तो यह जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी जिसने हमें कभी हेल्प किया है, हम उसको हमेशा सर पर बिठाकर चलते हैं। तो अब बात मैं बार बार दलित हॉल ऑफ फेम का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं जिसको अपना अच्छा इतिहास का ज्ञान नहीं है वह अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकता। तो बाबू योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले गए इस समझ के साथ कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समाज, इस्लाम धर्म ज़्यादा दयालु है, और ये अच्छा सिस्टम इनका है। ये जरूर सच है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान को चुना अपना देश, और मुस्लिम लीग को अपना अलायंस पार्टनर चुना। पर धीरे धीरे, और वहाँ कानून मंत्री बन गए, उन्हें यह एहसास होता गया कि यहाँ पर दलितों पर बड़े अत्याचार होते थे। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका साक्ष्य दे सकता हूँ। जब हिंदू मुस्लिम में कभी दंगे होते थे तो कम से कम एक दंगे के बारे में मुझे मालूम है, जहाँ पर जब मुस्लिम रिटेलिएट करते थे, बदला लेते थे, तो दलितों को हिंदू समझकर दलितों को ही टारगेट करते थे, क्योंकि दलित काफ़ी हद तक असहाय स्थिति में थे, समाज से आइसोलेटेड थे, अनटचेबल्स थे। तो अगर हमें तो जोगेंद्रनाथ मंडल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खां से शिकायत करते रहे कि यहाँ पर दलितों के साथ बहुत बहुत अन्याय हो रहा है पाकिस्तान में। जब तक जिन्ना जीवित थे तब तक तो मामला कुछ चल रहा था, लेकिन जिन्ना साहब की 1948 में डेथ हो जाने के बाद 1950 में बाबू योगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वह वेस्ट बंगाल में आकर सेटल हुए। पूरा उनका कैरियर वहीं पर समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी जो सोच थी और जो दलित रुक गए उनके भरोसे के आधार पर उन्हें बहुत ही मुश्किल के दिन देखने पड़े। आजकल भी कुछ खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो अगर कोई कहे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है।
तो अगर हमें ठीक से बाबू जोगेंद्रनाथ की का इतिहास पढ़ाया गया होता और हमें अब बनाना होगा उनका इतिहास, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स उसे पढ़ें, तो हमें यह समझ में आता कि दलित मुस्लिम भाई भाई यह स्लोगन कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ पॉलिटिशियंस किन्हीं वजहों से लगा सकते हैं। जब दलितों पर उत्पीड़न की बात आती है तो मुस्लिम लैंडलॉर्ड किसी से, हिंदुओं से पीछे नहीं होते। मुस्लिम समाज में सैयद भी छुआछूत करते हैं, पठान ठाकुरों की तरह से दलितों पर अत्याचार करते हैं। यह एक सच्चाई है। तो अगर हमें ये इतिहास पढ़ाया गया होता तो फिर हम इस पर सोचते कि बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा। और जो भी आप रिसर्च करेंगे, आप ट्राई करिए गूगल पर, तो बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल फ्लेड पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से भागकर इंडिया आए। यह नहीं कहीं मिलेगा कि वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उसमें भागकर इंडिया, ही फ्लेड पाकिस्तान। और कुछ जगह तो यह भी लिखा मिल रहा है, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, कि उन पर शायद एक वारंट भी इशू हो चुका था। लियाकत अली इतना क्रूर शासक था। तो अगर हमें यह ठीक से पता होता तो हम आंख बंद कर मूर्खों की तरह हिंदू दलित मुस्लिम भाई भाई नहीं कहते। अब आप ये देख लीजिए, एक चीज़ इसके पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी हो, बुद्धिस्ट हों, पारसी हों, जीव हों, जो भी अल्पसंख्यक है, जहाँ भी है उन पर जुर्म हो रहा है, तो एक अच्छे इंसान के नाते हमें जिसके साथ जुर्म हो रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन अपनी आँख और कान खोले रखना चाहिए। अब यह तो अगर हम कहते हैं कि पठान और जो है सैयद साहब लोग दलितों को नापसंद करते हैं, तो कह सकते हैं ऐसा मेरा विचार है, पर मेरे विचार के पीछे कुछ तथ्य भी तो है। मैं दो घटनाएं रखना चाहूँगा आपके सामने। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम समाज के कलाकारों का बहुत बड़ा एक वर्चस्व रहा है हमेशा। तो क्या कभी, और मुस्लिम समाज के जो फिल्म मेकर्स थे, डायरेक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे, सिंगर्स थे, सॉन्ग लिखने वाले थे, स्क्रिप्ट राइटर्स थे, एक्टर्स थे, ये प्रगतिशील भी माने जाते हैं। तो क्या किसी ने कभी यह कोशिश की कि कुछ दलितों को भी एक्टर बनाने में सहयोग किया जाए, कुछ दलितों को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में लाया जाए, स्क्रिप्ट राइटिंग में ट्रेन किया जाए, डायरेक्शन में उनको ट्रेन किया जाए? क्या कभी कोई उदाहरण मुझे बता सकता है? और इनकी इंटेलेक्चुअल, इनकी चेतना कैसी होती है? एक बहुत प्रगतिशील माने जाने वाले फिल्मकार हैं, एक्टर हैं आमिर खान साहब। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लगान फिल्म में ब्रिटिश टीम और भारत की टीम में मैच होता है, और एक इनाम शायद यह था कि अगर भारतीय टीम ब्रिटिश टीम को हरा देती है तो इनकी लगान माफ़ कर दी जाएगी। उसमें एक दलित कैरेक्टर है, वह बॉलर है। दलित कैरेक्टर को लुंज पुंज दिखाया गया है, एक हैंडीकैप के रूप में दिखाया गया है। उसका चेहरा वगैरह भी ऐसा बनाया गया है जो दलित स्टीरियोटाइप है कि दलित ऐसे ही होते हैं। आज़ादी के बहुत पहले एक मशहूर क्रिकेटर दलित समाज के हुए थे, तो उनका चरित्र क्यों नहीं यहाँ लाया जा सकता था? तो आमिर खान के साहब के दिमाग में भी दलितों की वही छवि है जो अत्यंत जातिवादी फिल्म मेकर्स की है।
तो अगर यह चीज़ें हमारे समाज में ठीक से मालूम होती तो हमारा समाज जो है बहुजनवाद की बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाता। दलितों के जीवन को रोकने के सबसे बड़ी बाधाओं का अगर जिक्र किया जाए तो बहुजनवाद एक बहुत बड़ी बाधा बनी, जहाँ पर आंख बंद कर दलित इंटेलेक्चुअल्स ने मुस्लिम समाज का हर मौके पर साथ दिया, पर मुस्लिम समाज हर मौके पर दलितों का साथ नहीं दिए। आज कुछ मुस्लिम समाज पर प्रेशर है तो संविधान की कापियां लेकर घूम रहे हैं, यह अच्छी बात है, पर वन साइडेड लव हमेशा डेंजरस होता है। तो बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल की 1968 में डेथ हुई और इनका बाद का जीवन बहुत ही क्या कह सकते हैं, दया करने वाला था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे दलितों को पाकिस्तान से इंडिया आने में रोक दिया। खुद भारत की धरती को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर इनको अपमानित होना पड़ा और भाग करके इंडिया में आए और एक गुमनामी का जीवन इन्होंने जिया। पर अगर जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं होते तो शायद बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंच पाते, तब हमारा इतिहास कैसा होता। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर, तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको फिनेंशियली सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, फॉरवर्ड करिए अपने मित्रों में, और ये बहस करिए कि क्यों दलित समाज के इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस अपने कोई भी स्टेप दलित समाज की भलाई के लिए नहीं उठाते हैं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से बना दलित मिडिल क्लास अपनी लड़ाई छोड़कर किसी और की लड़ाई लड़ता है और अंध भक्तों की तरह से त्याग करता है। आप इसको आप फॉरवर्ड करें, मित्रों में शेयर करें, डिस्कस करें। जय भीम, जय भारत, जय जोगेंद्र नाथ मंडल।